channel, do subscribe it and make sure to hit the bell icon so that you would not miss any of my upcoming videos. Hello dear students, welcome to the second part of sound. So today we will read about some characteristics of sound waves. उसके साथ साथ हम लोग एको भी आज ट्राई करेंगे इसी के अंदर लाइक कंप्लीट करने का, कवर करने का. लेट्स सी, अगर इसमें नहीं होता है तो नेक्स्ट पार्ट बन जाएगा. अगर आप लोग इस चैनल में नए हो तो बच्चों आप लोग जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को जितना हो सके लाइक एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा. नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव. अच्छा, हम लोग जो साउंड वेव्स के बारे में पढ़ रहे हैं उसका कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब उसका नेचर, उसका प्रॉपर्टीज क्या क्या होता है, हम लोग अभी एक एक करके पढ़ेंगे. बच्चों मेनली आपके बुक में 3 कैरेक्टरिस्टिक्स को मेंशन किया है. हायर क्लासेस में ना और भी है, ठीक है, पर अभी 3 है और थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैं भी डाल दी हूँ, तो हम लोग वो पढ़ लेते हैं. पहला है फ्रीक्वेंसी, सेकेंड इज टाइम पीरियड एंड थर्ड वन इज एम्पलीट्यूड. तो ये साउंड वेव, हम लोग जो वेव के बारे में पढ़ रहे थे ना, साउंड वेव, उसका यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स, नेचर, प्रॉपर्टीज का बात हो रहा है. द फर्स्ट वन इज फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी क्या होता है देखो. फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है इट इज द नंबर ऑफ वाइब्रेशन दैट अ वेव कंप्लीट्स इन 1 सेकेंड. 1 सेकेंड में, सपोज आप लोग एक वेव को कंसिडर कर लो, ये एक वेव है. 1 सेकेंड में ये वेव कितना वाइब्रेट कर रहा है, कितनी बार वाइब्रेट कर रहा है. एक्चुअली फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कोई काम कितनी बार हो रहा है, ठीक है. यहाँ पर साउंड वेव का जो फ्रीक्वेंसी, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसका मतलब है कि 1 सेकेंड में एक वेव कितनी बार वाइब्रेट कर रहा है. द नंबर ऑफ वाइब्रेशन दैट अ वेव कंप्लीट्स इन 1 सेकेंड. 1 सेकेंड में वो कितना वाइब्रेशन कर ले रहा है, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी. बहुत सिंपल है बच्चों, इसको अच्छे से एकदम समझ लीजिएगा. अब ज्यादा नहीं है, हायर क्लासेस में ज्यादा है. यहाँ पर इसका आप लोग वो देखिए, इसका सिंबल देखिए कि हम लोग इसको कैसे डिनोट करते हैं. तो इसको हम लोग नॉर्मली एफ लिख के डिनोट करते हैं. कैपिटल एफ मत लिखिएगा, इसको ऐसे लिखा जाता है. देन इसका यूनिट, तो या फिर आप लोग इसको एसआई यूनिट भी बोल सकते हो, स्टैंडर्ड यूनिट. तो इसका जो एसआई यूनिट होता है दैट इज हर्ट्ज, HERTZ. एज ये एक साइंटिस्ट के नेम के ऊपर में है. जब भी इसका पूरा नाम लिखोगे आप तो एच को स्मॉल लिखना है, दैट इज देयर इन द रूल. और जब इसका सिंबल दोगे तो एच कैपिटल हो सकता है, वो होता ही है कैपिटल. आप लोगों को यहाँ डेफिनेशन याद करना है, यूनिट याद करना है जो कि हर्ट्ज है. बहुत सिंपल सा है और काफी पूछा जाता है. एंड इसका जो सिंबल है दैट इज एफ. अच्छा, अभी देखो, जैसे कि अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि एक तो सोर्स है. सोर्स का मतलब आप सबको पता है जहां से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है. अगर एक सोर्स 1 सेकेंड में 50 वाइब्रेशन प्रोड्यूस कर रहा है, कितना वाइब्रेशन, 50 वाइब्रेशन, तो उसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा, वो साउंड वेव का, उसका फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 50 हर्ट्ज. यस, क्योंकि आप लोग देखो मैं यहाँ फ्रीक्वेंसी में बताई हूँ. फ्रीक्वेंसी का मतलब 1 सेकेंड में कितना वाइब्रेशन. तो यहाँ तो बोला है 1 सेकेंड में 50 वाइब्रेशन, तो फ्रीक्वेंसी हो गया 50 और साथ में हर्ट्स लगाना है, बिकॉज यहाँ पर आप लोग उसका यूनिट भी बताओगे. द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस वेव विल बी 50 हर्ट्स. अगर ऐसे आता कि एक सोर्स प्रोड्यूस कर रहा है 100 वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में 100 वाइब्रेशन, तो उसका फ्रीक्वेंसी क्या हो जाता, 100 हर्ट्स. अगर ऐसा आता कि 100 वाइब्रेशन 2 सेकेंड में कर रहा है, तो आप लोग 1 सेकेंड का निकाल देते, तो वो हो जाता उसका फ्रीक्वेंसी. 1 सेकेंड के ऊपर ही निकलता है फ्रीक्वेंसी. अभी जो सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स है दैट इज टाइम पीरियड, जिसको हम लोग कैपिटल टी में लिखते हैं. अब देखो बच्चों, यहाँ पर जो टाइम पीरियड बोल रहा है इसका मतलब क्या है. अब टाइम का मतलब आप सबको पता है, टाइम इंटरवल का बात हो रहा है. तो टाइम पीरियड कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज द टाइम टेकन बाय अ वेव टू कंप्लीट 1 वाइब्रेशन. वेरी सिंपल. एक वेव एक वाइब्रेशन करने के लिए कितना टाइम लगाया. सपोज एक वेव एक वाइब्रेशन कर रहा है, लाइक टू एंड फ्रो, ठीक है, एक वाइब्रेशन. तो वो एक वाइब्रेशन के लिए उसको कितना टाइम लगा, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड. उसी को हम लोग बोलते हैं टाइम पीरियड. तो यहाँ पर इसको भी हम लोग कैपिटल टी करके, लाइक इसका जो सिंबल है दैट इज कैपिटल टी. और ऑब्वियसली टाइम का यूनिट तो सेकेंड होता है, तो उसको हम लोग सेकेंड में ही रिप्रेजेंट करेंगे. ओके, टाइम पीरियड का डेफिनेशन क्या है कि एक वाइब्रेशन करने के लिए एक वेव को कितना टाइम लगा. इट इज द टाइम टेकन बाय अ वेव टू कंप्लीट 1 वाइब्रेशन. इसका सिंबल होता है कैपिटल टी, स्मॉल टी मत लिखिएगा, स्मॉल टी नहीं लिखते हैं. एंड इसका जो एसआई यूनिट है वो होता है सेकेंड. अभी अगर आप लोगों को ऐसा कुछ एग्जाम में पूछ दिया जाए कि इफ अ सोर्स प्रोड्यूसेस 10 वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में 10 वाइब्रेशन एक सोर्स प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसका टाइम पीरियड कितना होगा. अब टाइम पीरियड का आप लोग डेफिनेशन देखो. टाइम पीरियड का मतलब एक वाइब्रेशन करने के लिए कितना टाइम लगा.
एक वाइब्रेशन के लिए, तो यहाँ हम लोग एक के हिसाब से निकालेंगे। 10 वाइब्रेशन अगर वो 1 सेकेंड में किया है तो एक वाइब्रेशन कितना में करेगा, 1/10 ऑब्वियसली, है कि नहीं। सो यहाँ पर टाइम पीरियड हो जाता है 1/t। एक और तरीका बताती हूँ, अगर ये किसी को समझ में नहीं आया, पहले आप लोग ये रिलेशन देख लो, फिर आप लोग ये आराम से कर लोगे। जैसे कि बच्चों, रिलेशन बिटवीन टाइम एंड फ्रीक्वेंसी क्या होता है, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, ठीक है। इनवर्स रिलेशन होता है, t इज इक्वल टू 1/f या फिर f इज इक्वल टू 1/t। देखो दोनों में इनवर्स रिलेशन है कि नहीं। सो अगर यहाँ पर वाइब्रेशन दिया है, वाइब्रेशन दिया मतलब फ्रीक्वेंसी दिया है, और क्या पूछ रहा है, टाइम पूछ रहा है, तो मैं आप लोगों को यहीं पर करके बता देती हूँ। टाइम पूछ रहा है और क्या दिया है, वाइब्रेशन दिया है, तो हम लोग को पता है फॉर्मूला ये है, तो 1 वाइब्रेशन दिया है 10, तो 1/10 को हम लोग 0.1 सेकेंड लिख सकते हैं ना। बस यहाँ पर ये वैसे ही निकला है, ठीक है। सो अगर टाइम पीरियड का पूछता है तो आप लोग ये चीज करके निकाल सकते हो। अगर फ्रीक्वेंसी का पूछता है तो वहाँ जितना वाइब्रेशन होगा वही फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 1 सेकेंड पे, ठीक है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है, दैट इज एम्पलीट्यूड। बहुत सिंपल है बच्चों, एम्पलीट्यूड एकदम सिंपल तरीके से समझाती हूँ मैं। अच्छा, मैं यहाँ पर ऐसे वेव बनाई, ये वाला y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ओके। आप लोग इसको कंसिडर कीजिए, ये वेव बना है, और ये वाला सोच लो, ये जो लाइन है ना, यहाँ पर ये 0 से स्टार्ट होता है। मैथ्स में आप लोग ये तो पढ़े होंगे, है ना। अगर नहीं पता है तो ये वाला लाइन जो है वो 0 है, ये जो पॉइंट है, यहाँ से ऊपर ऊपर जाएंगे तो 1 2 3 4 आता है, यहाँ से नीचे नीचे जाएंगे तो -1 -2, जैसे इंटीजर में हम लोग करते हैं ना, वैसा है। वो सब यहाँ लिखने का दरकार नहीं है, ठीक है। अच्छा, एम्पलीट्यूड का मतलब, अब आप लोगों को यहाँ पर एक वेव दिख रहा है, तो ये जो वेव है वो हमेशा ऐसे एक बार ऊपर एक बार नीचे इस फॉर्म में जाता है। ये वाला जो पोजीशन है इसको मीन पोजीशन बोलते हैं, मतलब 0 जो लिया है ना उसको मीन पोजीशन बोलते हैं। मैं एक बार लिख दे रही हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। ये होता है मीन पोजीशन। अब यहाँ से देखो, एक बार ऊपर देखना एक बार नीचे देखना, ये पॉइंट से, ये लाइन से ये वेव कितना ऊपर उठा है, मैक्सिमम में कितना ऊपर उठा है, तो ये वाला जगह सबसे ऊंचा उठा हुआ है, और नीचे में कितना ऊपर, मतलब कितना मैक्सिमम नीचे की तरफ ये घुमा है, ये पॉइंट है। तो ये जो इतना मैक्सिमम उठता है या मैक्सिमम ये नीचे जो गिर रहा है, उस डिस्टेंस को अगर आप नापोगे तो उसको बोलेंगे हम लोग एम्पलीट्यूड। सो ये चीज क्लियर हो गया होगा। एम्पलीट्यूड इज द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ अ वेव ऑन आइदर साइड ऑफ इट्स मीन पोजीशन। मीन पोजीशन के दोनों साइड में वो मैक्सिमम कितना उठ रहा है या कितना गिर रहा है, दैट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। और एम्पलीट्यूड को हम लोग स्मॉल a करके रिप्रेजेंट करते हैं, कोई कोई सा बुक में बच्चों कैपिटल A करके भी है। सो उसमें आप लोग कंफ्यूज मत होना कि मैं यहाँ पर स्मॉल a बताई हूँ, मुझे स्मॉल a यहाँ पर दिखा तो मैं बता दी। हमारे बुक में लाइक व्हेन वी यूज्ड टू स्टडी, उसमें कैपिटल A स्मॉल a सब रहता था। तो आप लोग देखो आपकी बुक में क्या है, और इसका यूनिट्स SI यूनिट जो है, यहाँ पर आप लोग इसका डिस्टेंस नापोगे ना, ऑब्वियसली डिस्टेंस मीटर पे नापते हैं तो उसका SI यूनिट हो जाएगा। तो एम्पलीट्यूड का मतलब अभी शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और एम्पलीट्यूड एक वेव का इज द मेजर ऑफ इट्स एनर्जी। एम्पलीट्यूड देख के आप लोग बता दोगे कि वेव में कितना एनर्जी है। यहाँ पर अगर बहुत बड़ा बड़ा एम्पलीट्यूड आप लोगों को दिख रहा है, मतलब ये वेव में लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी है। अगर एक दूसरा वेव बनाऊंगी तो छोटा छोटा बनाऊंगी, मतलब उसमें कम एनर्जी है, ठीक है। नेक्स्ट जो है, ये भी एक टाइप का कैरेक्टरिस्टिक्स है बच्चों, लाउडनेस या फिर इंटेंसिटी। बुक में ऐसे मेंशन नहीं किया है, लेकिन हायर क्लासेस में मेंशन किया जाता है कि लाउडनेस, आवाज कितना जोर है। लाउडनेस का मतलब तो वही होता है जोर कितना है, ठीक है। सो लाउडनेस ऑफ साउंड। सो लाउडनेस ऑफ साउंड को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे। सो लाउडनेस ऑफ साउंड इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ साउंड विच डिस्टिंग्विश अ फेंट साउंड फ्रॉम अ लाउड साउंड ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी। सपोज 2 टू साउंड है, ठीक है, 2 आवाज है, दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम है, दोनों का फ्रीक्वेंसी कैसा है, सेम है, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी सेम है ये तो मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, वापस से बताना पड़ेगा, नहीं पढ़ना चाहिए, है ना। चलो फिर से बता देती हूँ, ठीक है, आप लोग कंफ्यूज ना हो बोल के। सो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी मेनली होता है एक वेव 1 सेकेंड में कितनी बार वाइब्रेट कर रहा है। तो यहाँ पर जो मैं 2 वेव ली हूँ, दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम लेना है, ठीक है, दोनों वेव का फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए, मतलब दोनों वेव 1 सेकेंड में सेम नंबर ऑफ टाइम्स वो लोग वाइब्रेट कर रहे हैं, ठीक है। सो 2 आवाज है, 2 आवाज जिसका फ्रीक्वेंसी सेम है, वो दोनों आवाज में हम लोग को बताना है कौन सा, मतलब उनके बीच में डिफरेंस बताना है, ठीक है, उन दोनों के बीच में डिफरेंस बताना है, मतलब फेंट साउंड और लाउड साउंड दोनों में से कौन सा है। ऑब्वियसली अगर फ्रीक्वेंसी सेम है दोनों का, अगर आपको एक आवाज जोर सुनाई दे रहा है और एक आवाज धीरे सुनाई दे रहा है, तो जो आवाज जोर है उसका लाउडनेस ज्यादा है, जो आवाज एकदम फीबल सा है, फेंट है, मतलब वो उसमें एनर्जी कम है, उसका लाउडनेस कम है ना। तो लाउडनेस मतलब जोर को बोलते हैं। इट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ साउंड जो डिस्टिंग्विश करता है फेंट साउंड को या फिर फीबल साउंड, आपके बुक में लिखा होगा, फ्रॉम अ लाउड साउंड।
ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी। अभी लाउडनेस कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, तो लाउडनेस बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। आपके बुक में लिमिटेड 2 से 3 दिया गया है। सबसे पहला जो है वो एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड, अब देखो यहाँ पर मैं ऐसे वेव बना रही हूँ, ये एक तो वेव है आप लोगों को दिख रहा है। चलो एक तो और वेव बना देती हूँ यहीं पर, ठीक है, ऐसे ऐसे करके। ये दोनों का आप लोगों को एम्पलीट्यूड दिख रहा है, एक तो ये दिख रहा है एकदम डार्क लाइन में, और एक तो डॉटेड में आप लोगों को ये दिख रहा है। यहाँ पर एम्पलीट्यूड किसका ज़्यादा है बच्चों? ऑब्वियसली इसका ज़्यादा है, यहाँ से डिस्टेंस नापेंगे, इसका ज़्यादा एम्पलीट्यूड है बड़े वाले का। और ये जो छोटा वाला है इसका एम्पलीट्यूड देखो छोटा सा है, तो जिसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा मतलब वो आवाज़ उतना लाउड होगा। आप लोग ये चीज़ याद रखना। सो एम्पलीट्यूड और लाउडनेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर एम्पलीट्यूड ज़्यादा है साउंड वेव का या कोई वेव का, तो उसका लाउडनेस ज़्यादा होगा। जैसे कि एग्जाम्पल, सपोज एक ड्रम है, वो ड्रम को मैं एकदम सॉफ्टली ऐसे स्ट्राइक करूंगी, तो अगर मैं धीरे से स्ट्राइक की तो वहां पर वो जो वाइब्रेट करेगा उसका एम्पलीट्यूड भी छोटा होगा और साउंड इतना स्ट्रांग नहीं होगा, सॉफ्ट साउंड सुनाई देगा। लेकिन वही ड्रम को अगर मैं ऐसे करके जोर से अगर मैं उसको स्ट्राइक करूंगी तो उसका स्कीन उतना ही जोर से वाइब्रेट होगा, है ना। स्ट्रेस्ड मेम्ब्रेन उतना जोर से वाइब्रेट होगा, जितना जोर से वाइब्रेट होगा उतना ज़्यादा लाउड साउंड होगा। लाउड साउंड ज़्यादा है मतलब एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर वही चीज़ दी है, जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड साउंड का उतना ज़्यादा लाउड होगा साउंड। जितना कम एम्पलीट्यूड होगा वेव का उतना ज़्यादा कम हम लोगों को सुनाई देगा, लाइक उतना कम होगा साउंड, ठीक है। मतलब लाउडनेस नहीं होगा, मतलब लाउड इतना नहीं होगा साउंड, सॉफ्ट साउंड प्रोड्यूस होगा। सो एम्पलीट्यूड के साथ आप लोगों को यही याद रखना है कि जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड उतना लाउडर साउंड। अगर एम्पलीट्यूड कम है तो साउंड उतना जोर नहीं प्रोड्यूस होगा। बहुत सिंपल है। अभी बच्चों जो सेकंड आप लोगों को दिखता होगा फैक्टर, दैट इज द सरफेस एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी। बहुत सिंपल है। सरफेस एरिया मतलब जो जगह में आप लोग साउंड प्रोड्यूस करोगे, जैसे कि ड्रम है, एकदम बड़ा सा ड्रम है, उसका सरफेस एरिया बहुत बड़ा है, अगर उसको आप लोग स्ट्राइक करोगे तो वो ज्यादा लाउड साउंड प्रोड्यूस करेगा। अगर छोटा सा ड्रम लिए और उसको बजाओगे तो वो कम साउंड प्रोड्यूस करेगा। तो यहाँ पर वही है सरफेस एरिया। जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा वाइब्रेटिंग बॉडी का उतना ज्यादा लाउड होगा साउंड। जितना छोटा सरफेस एरिया होगा उतना कम साउंड प्रोड्यूस होगा। एग्जाम्पल आप लोग यहाँ पर देखिए, अ लार्ज ड्रम, एक बड़ा सा ड्रम है, बड़ा सा ड्रम होगा तो सरफेस एरिया ज्यादा होगा, जोर आवाज आएगा। अगर छोटा सा ड्रम है तो सरफेस एरिया कम होगा और आवाज कम प्रोड्यूस होगा, लाउडनेस नहीं आएगा, ओके, नहीं होगा। देन डिस्टेंस फ्रॉम द वाइब्रेटिंग बॉडी, ये भी एक फैक्टर है। देखो जैसे कि अभी एग्जाम्पल, मैं अभी यहाँ पर कैमरा के पास में बोल रही हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पर बोल रही हूँ जोर से, तो आप लोगों को यहाँ पर जोर से सुनाई दे रहा है। बट अगर मैं थोड़ा दूर चली जाऊंगी और वहां से बोलूंगी तो आप लोगों को धीरे सुनाई देगा ना। तो यस, यही होता है, ठीक है। अभी आप लोग लिसनर हो, मैं यहाँ पर सोर्स हूँ साउंड की। मैं आप लोगों से जितना पास में, लाइक कैमरा के जितना पास में मैं बोलूंगी, यहाँ पर फोन के जितना पास मैं बोलूंगी उतना अच्छे से आप लोगों को क्लियरली सुनाई देगा। लेकिन अगर मैं दूर चले जाती हूँ, चलो मैं चले ही जाती हूँ, तो अभी आप लोगों को थोड़ा सा कम सुनाई देता होगा। सो जितना कम डिस्टेंस होगा सोर्स और लिसनर के बीच में, यहाँ लिसनर आप लोगों को, ठीक है, जितना कम डिस्टेंस होगा सोर्स जो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है और लिसनर के बीच में, उतना जोर से सुनाई देगा। लेकिन जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ जाएगा दोनों के बीच में, मैं अगर बहुत दूर चले जा रही हूँ आप लोग से, तो आप लोगों का आवाज कम आएगा। बट अभी देखो मैं पास आ गई, अभी आवाज आप लोगों को ज्यादा आता होगा। सो यहाँ पर वही है, जितना कम डिस्टेंस होगा दोनों के बीच में उतना जोर से आवाज प्रोड्यूस होगा, ओके। देन वेलोसिटी ऑफ द विंड, मतलब विंड का स्पीड का बात हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अगर सोचो कहीं से आवाज प्रोड्यूस हो रहा है, सपोज आप लोग अपने छत में हो और कहीं पर शादी उदी का लाइक गाना स्पीकर में बज रहा है, और चलो मैं इसको रफ डायग्राम में बनाती हूँ। सपोज बच्चों आप लोग यहाँ पर हो, ओके, और यहाँ पर किसी का वो स्पीकर बज रहा है। अच्छा, अभी हवा अगर आपकी तरफ आ रहा है, डायरेक्शन ऑफ द विंड आपकी तरफ है, ठीक है। अगर डायरेक्शन ऑफ द विंड आपकी तरफ है तो आप लोगों को ना जो आवाज है गाने का वो आप लोगों को जोर से सुनाई देगा। और अगर हवा ऐसे जाएगा उधर डायरेक्शन में उल्टा, तो आप लोगों को आवाज धीरे सुनाई देगा। बोलने का मतलब ये है। तो अगर विंड साउंड जिस डायरेक्शन में आ रहा है अगर उसी डायरेक्शन में ब्लो कर रहा है, तो सपोज साउंड इस डायरेक्शन में जा रहा है और आप लोग यहाँ पर हो, आप तो यहाँ खड़े हो ना सुनने के लिए, साउंड हर जगह जाता है, लेकिन अभी तो आप यहाँ खड़े हो, साउंड आपको आ रहा था। अगर हवा आपकी ही डायरेक्शन में आएगा तो साउंड आपको और जोर सुनाई देगा, ठीक है। अभी सोचो साउंड आपको आ रहा है और हवा उल्टा डायरेक्शन में जा रहा है, तो आप लोगों को आवाज उतना जोर सुनाई देगा नहीं। बोलने का मतलब ये है। तो अगर विंड
साउंड जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसी डायरेक्शन में विंड ब्लो करता है तो लाउडनेस बढ़ जाता है, लेकिन अगर ऑपोजिट में करेगा तो लाउडनेस डिक्रीज हो जाता है। आप लोग शायद ये कभी फील किए होंगे, हम लोग तो बचपन में काफ़ी छत में पढ़े हैं, पढ़ते कम थे, इधर उधर ज़्यादा ध्यान देते थे। ओके सो नहीं, ऐसा नहीं है, मजाक कर रही हूँ। वहाँ पर ऐसा होता था कि कहीं पर अगर गाना बज रहा है तो कभी ज़्यादा जोर से सुनाई देता था एंड समटाइम्स एकदम धीरे हो जाता था। तो मैं उस चीज़ को ऐसे रिलेट की थी, तो वो तो ईजी हो जाता है समझने में। और देखो, तो ये 4 फैक्टर्स हो गए, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं बट वो अभी आप लोगों के कोर्स में नहीं है, बस आप लोगों को थोड़ा नाम याद रखना है। जैसे कि टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, ये वेलोसिटी ऑफ द विंड मैं ऑलरेडी वहाँ एक्सप्लेन कर दी हूँ, तो इसको काट देते हैं। मॉइस्चर कितना है हवा में, इसमें भी साउंड डिपेंड करता है, साउंड लाइक उसका लाउडनेस, ठीक है, ज़्यादा जोर सुनाई देगा या धीरे सुनाई देगा, वो टेम्परेचर में भी डिपेंड करता है। प्रेशर ऑफ द एयर उसमें भी डिपेंड करता है। मॉइस्चर हवा में कितना है, हवा कितना डेंस है, या जो भी, ये सब में भी डिपेंड करता है। सो ये था बच्चों आप लोगों का कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। अभी जो नेक्स्ट टॉपिक है मेनली आपका क्या है, नेक्स्ट टॉपिक में आपका है ओके, सो नेक्स्ट अभी है आपका रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का रिफ्लेक्शन। अभी रिफ्लेक्शन का मतलब आपको पता है, आप लोग अगर लाइट चैप्टर का वीडियो देखे होगे ओके, तो आप लोगों को रिफ्लेक्शन का मतलब पता होगा। जैसे कि एक मिरर है, ये नॉर्मल है, यहाँ पर एक रे ऑफ लाइट आया, एकदम स्ट्रेट इंसिडेंट हुआ, टकराने के बाद वो फिर से भाग जाता है, उसी मीडियम में वो भाग गया वापस, तो दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। ये इंसिडेंट रे आया था, टकरा के वापस चला गया। तो साउंड भी ऐसे ही होता है, साउंड जब आता है कोई भी सरफेस में टकराता है, टकराने के बाद वो वापस चला जाता है। जैसे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में आप लोग पढ़े थे ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन या सेम होता है, जितना एंगल बना के आया था उतना एंगल में निकल जाएगा। साउंड भी वही फॉलो करता है, जो एंगल बना के साउंड वेव्स टकराए थे कोई भी सरफेस में, उतना ही एंगल बना के वो लोग वापस से रिफ्लेक्ट बैक हो जाते हैं। सो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का मतलब साउंड वेव्स जो बाउंस बैक हो जाते हैं जब वो लोग कोई हार्ड सरफेस में टकराते हैं। हार्ड में टकराना है, कोई सॉफ्ट पोरस चीज में टकराएंगे तो साउंड को वो लोग एब्जॉर्ब कर लेंगे। यहाँ हम लोग रिफ्लेक्शन का बात करें, साउंड आके टकरा के वापस जाएगा। तो साउंड टकरा के वापस कब जाएगा, व्हेन इट स्ट्राइक्स अ हार्ड सरफेस, जैसे कि दीवार हो गया, मेटल शीट हो गया, हाई बिल्डिंग हो गया, मींस टॉल बिल्डिंग हो गया, क्लिफ हो गया। तो ये सब चीजों से अगर साउंड टकराता है सो वो रिफ्लेक्ट हो जाता है। और एक चीज, जैसे कि हम लोग लाइट में पढ़े थे कि लाइट रिफ्लेक्ट होता है जब उसको मिरर मिलता है, एकदम हाईली पॉलिश्ड मिरर। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। साउंड का रिफ्लेक्शन के लिए हम लोग को ऐसा कोई नहीं है कि स्मूथ सा एंड शाइनिंग सरफेस चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है। रिफ्लेक्शन हो सकता है, साउंड का रिफ्लेक्शन बच्चों हो सकता है कोई भी हार्ड सरफेस जो कि स्मूथ हो सकता है, रफ हो सकता है, शाइनिंग हो ना हो फर्क नहीं पड़ता, डल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बट सॉफ्ट सब्सटेंस नहीं होना चाहिए, हार्ड होना चाहिए। और वो हार्ड स्मूथ भी हो सकता है, रफ भी हो सकता है, शाइनिंग, डल, व्हाटएवर, ऐसा कोई इसमें कंडीशंस नहीं है। तो आप लोग को यहाँ यही याद रखना है कि यह साउंड भी रिफ्लेक्ट होता है। जैसे कि आप लोग लाइट मारते हो मिरर में तो लाइट कैसे टकरा के वापस आ जाता है, साउंड का भी ऐसा ही है। साउंड बट वो दिखता नहीं है अपने को, है ना, साउंड थोड़ी ना दिखेगा। सो साउंड जो है वो भी रिफ्लेक्ट बैक होता है जब वो कोई हार्ड सरफेस को स्ट्राइक करता है। सो वैसे ही देखो, इसके आधार पर ना जो सब्सटेंस होते हैं उसको ना 2 टाइप में कैटेगराइज कर दिया, लाइक गुड रिफ्लेक्टर एंड बैड रिफ्लेक्टर ऑफ साउंड। जैसे कि हम मेटल्स का बात कर रहे हैं, मैं आप लोगों को बोली ना, मेटल्स हार्ड सरफेस में अगर साउंड टकराता है तो वो उनको रिफ्लेक्ट कर देता है। तो ऐसा जो सब्सटेंस जो साउंड वेव्स को रिफ्लेक्ट कर देते हैं, वापस भगा देते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं गुड रिफ्लेक्टर, अच्छा काम कर रहे हैं वो लोग, है ना। सो मेटल्स हो गए, सीमेंटेड वॉल हो गया, बिल्डिंग्स हो गया, ये लोग साउंड को पूरा टकरा के वापस भेज देते हैं। साउंड आता है, देखो मैं एरो बनाई हूँ, साउंड आएगा, टकरा के वापस चला जाएगा, तो ये लोग उसको भगा दे रहे हैं, रिफ्लेक्ट कर दे रहे हैं। अगर ये लोग उसको अच्छे से भगा पा रहे हैं, रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, तो हम लोग इनको बोल सकते हैं कि दे आर गुड रिफ्लेक्टर्स ऑफ साउंड, साउंड के अच्छे रिफ्लेक्टर्स हैं। सेकंड जो है वो है बैड रिफ्लेक्टर। बैड रिफ्लेक्टर मतलब साउंड अगर आ रहा है तो वो लोग भेज नहीं पा रहे हैं, वो बेचारे लोग उसको एब्जॉर्ब कर ले रहे हैं, ठीक है। सो कोई भी सॉफ्ट पोरस मटेरियल होता है, जैसे कि क्लॉथ हो गया, कारपेट हो गया, पेपर हो गया, थर्माकोल हो गया, ठीक है, ये सब चीजें जो होती है ये लोग साउंड को अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेते हैं, अपने अंदर ले लेते हैं, तो रिफ्लेक्ट तो कर नहीं पाते हैं। तो इनको हम लोग क्या गुड रिफ्लेक्टर बोल सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, इनको हम लोग बैड रिफ्लेक्टर बोलते हैं साउंड के। तो बैड रिफ्लेक्टर मतलब ऐसे सब्सटेंस जो कि साउंड को रिफ्लेक्ट ही नहीं कर पाएंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे। और गुड रिफ्लेक्टर मतलब साउंड को वो लोग वापस से रिफ्लेक्ट करके भेज देंगे।
तो आज के लिए बच्चों हम लोग इतना ही करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग एको के बारे में पढ़ेंगे। एको में बहुत सारा चीज़ें, बहुत इंपॉर्टेंट है एको, इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एको। उसका मिनिमम डिस्टेंस, कंडीशन, सोनार, फिर ऑडिबल साउंड्स, बहुत सारा चीज़ें, नॉइस पोल्यूशन, वो सब हम लोग थर्ड पार्ट में कंप्लीट कर देंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।